नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि। मैं हूं आपके साथ कीर्ति बिंदल। मिलेट्स पर आधारित 3 दिवसीय मिलेट्स 2023 के अंतर्गत आयोजित क्षमता और अवसर राष्ट्रीय सम्मेलन का सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शुभारंभ किया। क्षमता और अवसर पर आयोजित इस सम्मेलन में सीएम धामी जनसभा को संबोधित भी सीएम धामी ने किया। मसूरी में आयोजित इस कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने भी शिरकत की। हमको श्री अन्न खाना हो, मिलेट लेना हो, मड़वे की रोटी खानी हो तो मिलता ही नहीं है, मिलता नहीं है। तो इसको कहीं ना कहीं हमको व्यवहारिक रूप से भी ऐसा ना हो कि हम लोग इतना बड़ा अभियान मोदी जी के नेतृत्व में चल रहा है, संयुक्त राष्ट्र ने भी इसको मिलेट वर्ष घोषित कर दिया है, लेकिन लोग यहाँ आए तो जो यहाँ का, और मैं तो कहूंगा कि जितने भी प्रतिनिधि अपने पूरे देश भर से आए हैं वो सारे के सारे अपने राज्यों में ऐसी व्यवस्था करें कि उनके राज्यों में जो भी देश दुनिया के लोग आए तो उनको मिलेट्स कहीं ना कहीं मिलना चाहिए, थोड़ा ऐसे रूप में जैसे हम जो है अपने उत्पादों को थोड़ा बताकर, उनकी मार्केटिंग करके, उनके बारे में बताकर, उनकी विशिष्टताएं, उनके अंदर होने वाले पोषक तत्वों के बारे में अगर थोड़ा प्रचार प्रसार करके उनको खिलाने का काम करेंगे तो निश्चित रूप से उनको भी अच्छे पोषक तत्व मिलेंगे और हमारे लोगों को भी कहीं ना कहीं प्रोत्साहन का अवसर मिलेगा। और देहरादून से अगली खबर आपको बता दें, केंद्र वित्त पोषित ई हेल्प योजना का शुभारंभ हो चुका है। पशुपालन विभाग उत्तराखंड ने आयोजन किया। योजना के अंतर्गत पशु पक्षियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर धामी भी मौजूद रहे। पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा और अपर सचिव वर्षा जोशी सहित तमाम विभागीय अधिकारी भी मौजूद रहे। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ई हेल्प योजना का शुभारंभ हो चुका है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर धामी भी मौजूद रहे। मंच की तस्वीरें भी हम साथ के साथ आपको दिखा रहे हैं। पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा और अपर सचिव वर्षा जोशी सहित तमाम विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। केंद्र वित्त पोषित ई हेल्प योजना का शुभारंभ हुआ। पशुपालन विभाग उत्तराखंड ने इसका आयोजन किया है। और इसी के साथ साथ आपको बताएं कि योजना के अंतर्गत पशु पक्षियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके अलावा इस योजना में क्या कुछ खास रहेगा ये भी जानना बहुत महत्वपूर्ण, लेकिन पशु पक्षियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा ये अपने आप में बेहद रोचक। इतने व्यस्तम समय से हमको एक समय देने का काम किया। केंद्र सरकार के जितने भी अधिकारीगण आए उनका धन्यवाद करूंगा कि जो हमारे एएसएल जो यहाँ पे कार्यक्रम है, पशु सखी का एक कार्यक्रम यहाँ पे लॉन्च हुआ है। उत्तराखंड 3rd स्टेट है पूरे देश में जो इसको लॉन्च कर रही है। इसमें हमारी जो मातृ शक्ति है समूह के माध्यम से उनको पशुपालन विभाग के साथ और ग्राम विकास विभाग के साथ जोड़ा जाएगा और उनको ट्रेनिंग दी जाएगी कि कैसे पशुओं को साइलेज की ट्रीटमेंट का, उनको वैक्सीनेशन का, इंश्योरेंस का, उनको ट्रेनिंग देके उनको हम उन जगहों पे उनका इस्तेमाल करेंगे जहां पर हमारे पशु प्रसंस्करण अधिकारी नहीं है। उससे हमारे पशुपालकों को रिलीफ मिलेगी, फायदा मिलेगा। साथ ही साथ हमारी जो मातृ शक्ति है वो आत्मनिर्भर होंगी और उनको एक आय का उनका एक जरिया बनेगा। आपने प्रशिक्षण कार्यक्रम यहाँ पर प्रारंभ हुआ है हमारे राज्य में और भारतवर्ष के तीसरे राज्य के रूप में ये कार्यक्रम यहाँ पर प्रारंभ हो रहा है। इस कार्यक्रम के प्रारंभ होने से पशुपालकों और जो हमारे ई सखी के रूप में जो काम करने वाले हैं सरकार के और पशुपालकों के बीच में समन्वय का काम करेंगे, संयोजन का काम करेंगे और जो बहुत सारी जानकारियां हैं, बहुत सारे उनके स्वास्थ्य से संबंधित जो चीज़ों को दूर करना है उन सभी को दूर करने का काम, उन सभी के उपचार का काम, उनके स्वास्थ्य के परीक्षण का काम और जानकारियां देने का काम उनके माध्यम से होगा। निश्चित रूप से इस योजना के धरातल पर उतरने से अनेकों अनेक जो असुविधा रहती थी, परेशानियां रहती थी, उलझनें रहती थी, उन सभी को सामान्य करने के लिए आसान ये सब उनका माध्यम बनेंगी और इससे जहाँ पर हमारे हर क्षेत्र में पशुपालकों को उत्पादन के क्षेत्र में, अन्य क्षेत्रों में लाभ होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में अवैध निर्माणों को हटाने की तरफ कदम बढ़ाते हुए वन विभाग से एक लिस्ट मांगी, जिस लिस्ट में वन विभाग की जमीन पर कितने अवैध निर्माण हुए हैं इसकी सूची वन विभाग द्वारा तैयार की गई। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ तौर पर अवैध निर्माण को हटाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के इस निर्देश के बाद कांग्रेस ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अगर प्रदेश सरकार को अवैध निर्माण हटाने हैं तो वो सिर्फ मजारों को ना हटाए बल्कि अवैध मंदिरों पर भी कार्यवाही करे। इसके पास कोई मुद्दा है नहीं और
कांग्रेस बेवजह की जो टिप्पणियां हैं, इस प्रकार की चीजें हैं, उनको अनावश्यक रूप से करते हैं। लेकिन हम जो भी काम करते हैं वो कांग्रेस को देखकर या किसी अन्य पार्टी को देखकर नहीं करते। हम तो राज्य के हित में, जो यहाँ की धर्म की, संस्कृति की, अध्यात्म की, योग की, जिससे रक्षा हो, उत्तराखंड राज्य की रक्षा हो, वो काम हमने कहा है कि हम करेंगे। कि जहाँ अतिक्रमण है, अतिक्रमण, कब्जा, इस प्रकार का एक अनावश्यक रूप से किया गया काम, मैं समझता हूं कोई भी इसको वैध नहीं मानेगा। इसलिए विधिक रूप से हमने तय किया है कि सबको नोटिस देने के बाद उनसे कहेंगे कि स्वतः ही वो हटा लें। हमारा प्रशासन उनसे बात करेगा, और नहीं हटाएंगे तो क्योंकि विधिक कार्रवाई जो होगी, जिनको हटाना है, जो अतिक्रमण है, उसको हटाया जाए। चलिए रुक करते हैं अगली महत्वपूर्ण खबर का। देहरादून उत्तराखंड में राज्य का शिक्षा विभाग एक और बड़ा प्रयास करते हुए शिक्षा विभाग को पेपर लेस करने जा रहा है। और डीजी शिक्षा बंशीधर तिवारी ने बताया कि विद्या समीक्षा केंद्र की शुरुआत होने जा रही है और इसके तहत स्कूल स्टाफ, कार्मिक से लेकर शिक्षक व स्कूल का पाठ्यक्रम से लेकर बच्चों की समस्त जानकारी ऑनलाइन होगी। इससे शिक्षा व्यवस्था और बेहतर होगी। डीजी शिक्षा के मुताबिक राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुपालन में ये प्रयोग किया जाएगा। शिक्षा के क्षेत्र में सूचना प्रौद्योगिकी का बेहतर इस्तेमाल हो सके, राष्ट्रीय शिक्षा नीति का भी एक कंपोनेंट है। और हाइब्रिड मोड पर हम लोग पढ़ाएं बच्चों को, वो भी उसका एक पार्ट है। जो विद्या समीक्षा केंद्र है, ये पूरे स्कूली सिस्टम को ऑनलाइन एक सिस्टम सॉफ्टवेयर हमने डेवलप किया है, जिसमें स्कूल का कंपोनेंट है, टीचर मैनेजमेंट है, स्टूडेंट मैनेजमेंट है और असेसमेंट का भी है। तो बच्चों को उसमें मंथली हम टेस्ट लेंगे, ट्रांसफ़र को पूरा ऑनलाइन किया जाएगा। तो पूरा एक जो शिक्षा विभाग का जो एक पेपर वर्क है, उसको हम लोग पेपरलेस करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे सर क्या शिक्षा क्या माना जाए, हाईटेक हो जाएगी क्योंकि टेक्नोलॉजी का ई का जमाना आ गया है? नहीं, देखिए, निश्चित रूप से ई कंटेंट के थ्रू हम इसकी पढ़ाई कर सकते हैं। कहीं मेंटोरिंग करनी है वो भी कर सकते हैं, और असेसमेंट करके गैप एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो रेमेडियल टीचिंग फिर जहाँ कमियाँ हैं उसको दूर करने के लिए हम लोग करेंगे, प्रशिक्षण को फोकस करेंगे। प्रदेश के परिवहन मंत्री चंदन राम दास ने आगामी चारधाम यात्रा 2023 को सुगमता पूर्वक और सुचारू रूप से चलाने के उद्देश्य के साथ संबंधित अधिकारियों के साथ परिवहन मुख्यालय देहरादून में समीक्षा बैठक की। साथ ही यात्रा के दौरान यात्रियों को किसी भी प्रकार की परेशानियों का सामना न करना पड़े, इसके लिए भी आवश्यक दिशा निर्देश मौजूदा अधिकारियों को परिवहन मंत्री द्वारा दिए गए। हमारा पर्यटन विभाग बना रहा हमारे परिवहन विभाग के सहयोग से, और उसमें ये मांग भी आई है कि ट्रिप कार्डों को ऑफलाइन भी बनाया जाए। तो जैसी परिस्थिति होगी उसके अनुसार हम ट्रिप कार्ड के लिए भी संशोधन की बात करेंगे, मगर जो भी यात्री उत्तराखंड में आएगा बिना दर्शन के न जाए, ये हम सुनिश्चित करेंगे। रोटेशन हमारी जो समिति है उनके अंतर्गत जो वाहन है उनको ग्रीन कार्ड बनाना आवश्यक ही है, और जो बाहर के लोग आ रहे हैं वो अपनी व्यवस्था चाहते हैं, उन पर हम नियंत्रण करेंगे। तो हमारे परिवहन विभाग का भी प्रयास होगा, सरकार का भी प्रयास होगा, और हम सब लोग मिलके चारधाम यात्रा को सुगम, सरल और ऐतिहासिक। और खबर मसूरी से है, जहां राज्यों के कृषि विपणन बोर्ड की राष्ट्रीय परिषद के तत्वावधान में मिले पर 3 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और कृषि विपणन बोर्ड की राष्ट्रीय परिषद के अध्यक्ष उत्तराखंड कृषि मंत्री गणेश जोशी और मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। मसूरी सवाई होटल पहुंचने पर भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस बल के बैंड ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का स्वागत किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस बल के जवानों का हालचाल भी पूछा, वहीं उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए बैंड की भी सराहना की। मार्च को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली के अंदर इंटरनेशनल मिलेट कॉन्फ्रेंस की शुरुआत की थी, और वहीं आज यहाँ पर मसूरी में मुझे, जिसमें आज 15 से अधिक प्रदेशों के प्रतिनिधि, मंत्रीगण, डेलीगेट्स और वैज्ञानिक यहाँ पर आए हैं, उसको करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। ये पहले कॉन्फ्रेंस कहीं और हो रही थी, कोसाम का चेयरमैन होने के नाते मैंने उसका प्रिविलेज लिया और मैंने एमडी साहब से निवेदन किया कि उसको मसूरी में कीजिएगा। और 3 दिन के अंदर जो मंथन यहाँ पर होगा, जो मिलेट्स पर
विचारों का आदान प्रदान यहाँ पर होगा, उसको धातु पर लाकर जो मोदी जी का सपना है कि किसानों की आय दुगनी करना, उस दिशा में काम करेंगे। मैं मोदी जी का आभार करना चाहता हूँ कि आज इंटरनेशनल मीडिया अगर घोषित हुआ है, उसका श्रेय मोदी जी को। आईआईटी रुड़की में आज महिला सशक्तिकरण सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य पहुंची। कार्यक्रम में जिलाध्यक्ष भाजपा शुभाराम प्रजापति भी उनके साथ मौजूद रहे। इस दौरान दीप प्रज्वलित कर कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम आयोजकों ने मंत्री रेखा आर्य को शॉल ओढ़ाकर और स्मृति चिन्ह देकर के सम्मानित किया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने सम्मेलन में छात्र छात्राओं को संबोधित भी किया और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित किया। में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। यहाँ की प्रोफेसर स्मिता जी के आमंत्रण पर मैं यहाँ पर पहुंची। निश्चित रूप से हमारी ऐसी बहुत सारी महिलाएं जो कि आईआईटी रुड़की में अध्ययनरत हैं और आगे चल के सेवा करेंगे, तो उनके मध्य में एक व्याख्यान जो कि महिला सशक्तिकरण को लेकर रखा गया था, उसी सेशन को जो है आज मैंने अटेंड किया। निश्चित रूप से अपने अनुभव को उनके साथ मैं शेयर किया। निश्चित रूप से उनसे संवाद करते हुए इस बात की बेहद खुशी हुई कि वो जिन संस्थान से पढ़ी हुई है, जिन संस्थान में आज वो यहाँ पर आई हुई है, मैं समझती हूँ कि यह संस्थान उस बालिका या महिला के साथ जुड़ना बहुत गर्व का विषय है। और इसी शैक्षिक समाज ने आगे चल के जो एक महिला या पुरुष या एक शिशु बालक शिशु बालिका के मध्य में जो एक लैंगिक असमानता पैदा होने से लेकर उसके आगे बढ़ने तक के अवसरों तक में जो भेदभाव हमको दिखता है, वह हमें खत्म करने की जो है हमें प्रयास। और खबर उत्तराखंड के काशीपुर से है, जहां पूर्व मुख्यमंत्री एवं कांग्रेसी नेता हरीश रावत ने कहा कि आगामी निकाय चुनाव के लिए कांग्रेस पूरी तरह से तैयार है। साथ ही चुटकी लेते हुए कहा कि पता तो चले कि सत्तारूढ़ बीजेपी इसके लिए तैयार है भी या नहीं। बिजली, पानी, रसोई गैस की दरें रातों रात बढ़ाई जा रही हैं। बेरोजगारी पर सरकार अपना ठोस पक्ष नहीं रख पा रही है। उत्तराखंड में सबसे ज्यादा शिक्षित बेरोजगार है। महिलाओं पर हिंसा के बढ़ते मामलों पर भी पूर्व मुख्यमंत्री ने चिंता व्यक्त की है। जनता मांगना चाहती है, निरंतर बढ़ती हुई महंगाई है, जिसमें राज्य स्तर पर बिजली, पानी, हाउस टैक्स, सर्कल रेट आदि की जो वृद्धि है, बल्कि यदि भाजपा के भूतपूर्व मुख्यमंत्रियों के श्रीमुख से निकले हुए शब्दों को कहूँ तो उन्होंने कहा है कि भ्रष्टाचार इस दौरान दुगना हो गया है। तो भ्रष्टाचार की महंगाई भी उत्तराखंड में है और देश में गैस, पेट्रोल, डीजल, अनाज, खाने की चीज़ें, सब्जियां, कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो सस्ती है। तो जनता उस अवसर का इंतजार कर रही है। खबर नैनीताल से है, जहां गुरिल्ला सैनिकों ने तल्लीताल गांधी पार्क में धरना प्रदर्शन करते हुए सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। धरना प्रदर्शन कर रहे गुरिल्ला सैनिकों का कहना है कि उत्तराखंड में 12 सालों से गुरिल्ला नौकरी और पेंशन के लिए जंग लड़ रहे हैं। एसएसबी के साथ सेना में नौकरी और पेंशन देने की मांग की गई और जब देश को जरूरत पड़ी तो उन्होंने देश के लिए जंग में खड़े होकर अपनी भूमिका निभाई, लेकिन सरकार ने कोई मदद नहीं की। जिलाधिकारी नैनीताल के माध्यम से मुख्यमंत्री उत्तराखंड तथा भारत सरकार के प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन भेज रहे हैं। गुरिल्लों के संबंध में सिफारिशें भेजी गई है, उनके अनुसार गुरिल्लों को समायोजन किया जाए। उसके अलावा जो मुख्यमंत्री जी को जो ज्ञापन भेजा जा रहा है, उसमें हमारी मांग है कि जो समय समय पर राज्य सरकार द्वारा हमारे लिए शासनादेश जारी किए हैं, जैसे स्वैच्छिक आपदा प्रबंधन बल गठन करने का और कृषि विभाग में लगाने का, इको टास्क फोर्स बनाने का, होमगार्ड और पीआरडी के माध्यम से गुरिल्लों को समायोजित करने का जो समय समय पर राज्य सरकार ने निर्देश दिए हैं, शासनादेश जारी किए हैं, उनका क्रियान्वयन मुख्यमंत्री जी करवाएं अपनी कार्य संस्था से, जो संस्थाएं इन कार्यों को देखती हैं। ये ज्ञापन
लोकसभा 2024 के चुनावों को लेकर के सभी पार्टियों ने अभी से ही कमर कस ली है। देश में विपक्ष मोदी सरकार को घेरने का कार्य कर रही है, तो वहीं अब उत्तराखंड में भी लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां देखने को मिल रही हैं। नई नवेली जनता कैबिनेट पार्टी अस्तित्व में आई है और लोकसभा चुनाव में अपनी दस्तक देने के लिए बरकरार है। जनता कैबिनेट पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष राज्य आंदोलनकारी भावना पांडे ने आज हरिद्वार विधानसभा से चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। साथ ही कांग्रेस और बीजेपी पर राज्य की उपेक्षा करने का आरोप लगाया है। महिलाओं के मुद्दे हैं बहुत सारे, और जो महिलाओं को शोषण किया जाता है, आंगनबाड़ियाँ हों, आशा कार्यकर्ता हों, चाहे महिला समूह की हों, मुद्दे बहुत सारे हैं। अभी तो लोकल मुद्दे यहाँ के बहुत सारे हैं, जैसे कुंभ में करोड़ों रुपया आता है। हमारा हरिद्वार धर्मनगरी है और आप देखिए शाम को अंधेरा होता है, यहाँ पर अंधेरा होता है, तमाम इतनी गंदगी यहाँ पर है। कुंभ का करोड़ों रुपया आता है, जाता कहाँ है समझ में नहीं आया। आज 20 साल से आप एक हरिद्वार को ठीक नहीं कर पाए, तो क्या आप उत्तराखंड की हालत ठीक करेंगे? आए दिन सड़क टूटे, पुल टूट रहे हैं, अधिकारी मालामाल हो रहे हैं, नेता मालामाल हो रहे हैं और पब्लिक बेहाल है। तो उसी में मुझे कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा कांग्रेस कार्यालय से नगर निगम देहरादून तक पैदल मार्च निकालकर निगम के घेराव किया गया। आपको बता दें कि मलिन बस्तियों को मालिकाना हक दिलाने और मेयर सुनील उनियाल गामा द्वारा अर्जित की गई स्कूल संपत्ति के विरोध में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं द्वारा ये प्रदर्शन किया गया। कांग्रेस कार्यकर्ता नगर निगम घेराव करने पहुंचे तो थे, लेकिन बड़ी मात्रा में पुलिस बल भी वहां पर तैनात किया गया था, जिसके चलते नगर निगम का मुख्य गेट बंद कर दिया गया और कांग्रेस कार्यकर्ताओं को गेट के बाहर ही रोक दिया गया। निगम के जो प्रमुख मुद्दे हैं, जैसे हमने बोला था मालिकाना हक की बात कर रहे थे हम लोग, आज हम लोग शांतिपूर्वक तरीके से अपना ज्ञापन प्रेषित करना चाह रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन ये भाजपा सरकार नगर निगम इतना डरा हुआ है कि लोग देखिए गेट बंद कर सके, हमें अंदर नहीं जाने दे रहे हैं। तो हमारा ये गामा और ये नगर निगम इतना डरा हुआ है कि ये ज्ञापन प्रेषित करने के लिए आए थे शांतिपूर्वक ढंग से, ये नहीं दे रहे। हमारी मांग है कि गरीब बस्तियों को मालिकाना हक दिया जाए। जो नगर निगम के 40 नए वार्ड जुड़े हैं, उनका कमर्शियल टैक्स और डोमेस्टिक टैक्स, इन्होंने वादा किया था कि 10 साल तक कोई भी तरह का टैक्स नहीं लगाया जाएगा, लेकिन वादा खिलाफी करके इन्होंने टैक्स लगाने का काम किया है, जो कि बहुत गलत है। ज्ञापन दे रहे हैं देहरादून नगर निगम की क्षेत्र की बदहाली के लिए। हमारे महानगर अध्यक्ष डॉक्टर जसविंदर सिंह गोगी, जो ये प्रदर्शन जिनके आह्वान पर हुआ है, आज वो ज्ञापन दे रहे हैं। अभी ज्ञापन केवल ये औपचारिकता है। जिस दिन पूरे देहरादून की जनता को लेकर के हम आ गए, तो आप इस उत्तराखंड पुलिस की जगह पैरामिलिट्री फोर्स लगा लोगे, तब भी देहरादून की जनता को नहीं रोक पाओगे। हम ये ज्ञापन दे रहे हैं, ये आंदोलन हमारा जारी रहेगा जब तक मलिन बस्ती के लोगों को हक नहीं मिलता। और जो घोटाला, महाघोटाला नगर निगम क्षेत्र में स्मार्ट सिटी के नाम पर हुआ है, उसका खुला। आगामी मई माह में होने वाले G20 सम्मेलन की तैयारियों के तहत शासन पूरी तरह से तैयारियों में जुट गया है। जिलाधिकारी टिहरी सौरभ गुहरवार ने मुनीकीरेती ढालावाल में विभिन्न विभागों को G20 सम्मेलन के तहत दिए गए कार्यों का निरीक्षण किया। सभी अधिकारियों को उन्होंने तय समय से पूर्व कार्य निपटाने हेतु सख्त निर्देश दिए। जिलाधिकारी टिहरी सौरभ गुहरवार आगामी G20 सम्मेलन की तैयारियों के तहत विभिन्न विभागों को दिए गए कार्यों का निरीक्षण करने जानकी पुल पहुंचे। बेसिकली जो हर विभाग है उनका आज हम लोग ये चेक कर रहे हैं कि उनको क्या क्या काम सैंक्शन है और क्या क्या काम वो कर चुके हैं, कि जिसके हम लोग एटलीस्ट टाइमली मॉनिटरिंग कर सकें और हमने टाइम से पहले इसको पूरा कर सकें। तो उसमें कुछ जगहों पर अतिक्रमण पाए गए, उनको हटाने के निर्देश दे दिए गए हैं। कुछ जगहों पर जो कार्य किए गए हैं उनमें कहीं टूट फूट है तो उसको भी मरम्मत करने के दिए हैं, जिससे कि हमारा जो आने वाले मई महीने में जो G20 होने उसमें अच्छे काम हमारे हो गए रखे हैं। और खबर रुद्रपुर से है, जहां अंबेडकर जयंती बड़े ही धूमधाम से मनाई जा रही है। वहीं इस मौके पर रुद्रपुर के सिटी क्लब में कार्यक्रम संयोजक दीपक कुमार और पार्षद रंजीत सागर ने कहा कि हर वर्ष की भांति भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की शोभा यात्रा का कार्यक्रम बड़े ही धूमधाम और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। कार्यक्रम संयोजकों ने बताया कि कार्यक्रम पूरी तरह से गैर राजनीतिक है और इस कार्यक्रम का निमंत्रण सभी राजनीतिक पार्टियों के गणमान्यों को दिया गया।
देहरादून राज्य में सरकारी योजनाओं को किस प्रकार पलीता लगाया जा रहा है, इसका सबसे बड़ा उदाहरण राज्य सरकार के सबसे बड़े दफ्तर सचिवालय में देखा जा सकता है। 5 दिनों पूर्व स्वास्थ्य विभाग ने CSR स्कीम के तहत सचिवालय में हेल्थ ATM स्थापित कर सीएम पुष्कर सिंह धामी से इसका उद्घाटन करवाया था, लेकिन आज 5 दिनों बाद भी ये मशीनें बंद ही पड़ी हैं। इन्हें गैलरी से हटाया भी गया है और वही इस पूरे मामले का जायजा लेने हमारे सहयोगी खुद ग्राउंड जीरो पर पहुंचे। रिपोर्ट देखिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से स्वास्थ्य विभाग ने 2 हेल्थ ATM मशीनों का उद्घाटन कराया था और इसके पीछे तर्क ये दिया गया था कि 5 मिनट में आम आदमी को कई महत्वपूर्ण जांचों की रिपोर्ट मिल सकेगी और मशीनें ट्रायल के तौर पर सचिवालय में, जो इस समय मैं विश्वकर्मा भवन में हूँ, यहाँ के ग्राउंड फ्लोर पर स्थापित की गई थी, परंतु उद्घाटन के बाद से ये मशीनें बंद पड़ी हैं और कारण अलग अलग बताए जा रहे हैं। कोई तकनीकी कमी बताई जा रही है और कोई वजह ये भी बताई जा रही है कि इसको संचालन करने के लिए स्टाफ नहीं है। हालांकि ये CSR के फंड से, CSR की निधि से ये मशीनें ली गई थी, परंतु फिलहाल ये काम नहीं कर रही हैं और ये दोनों मशीनें हैं जिसका मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने और स्वास्थ्य विभाग के अफसरों ने उद्घाटन किया था। प्रयास ये किया गया था कि आम आदमी को इसकी जांचों का लाभ मिल सके और 5 मिनट में जांच की रिपोर्ट देने का दावा किया गया था, परंतु ये दोनों मशीनें बंद हैं। यहाँ रविंद्र सिंह राणा जी बैठते हैं, इनसे पूछ लेते हैं, मशीनें यहाँ हैं, काम नहीं कर रही हैं, आखिर क्या वजह है? राणा जी, ये मशीनें नहीं चल रही हैं, क्या कुछ जानकारी है इसकी, ये क्यों बंद हैं या क्या वजह है? अभी जो है कंपनी से आएंगे तो अभी हमारा स्टाफ को जो है ट्रेनिंग देंगे, उसके बाद ही मशीनें जो है चलेंगी। क्या इसमें कोई तकनीकी कमी भी है या सॉफ्टवेयर होगा? नहीं, कोई कमी नहीं है। अभी जो है कंपनी से आएंगे ट्रेनर, उसके बाद स्टाफ को ट्रेनिंग देंगे, उसके बाद चलना स्टार्ट होगा। तो यानी मुख्यमंत्री से उद्घाटन तो करा दिया गया, परंतु मशीनें बंद हैं। अब इसमें नए सिरे से ट्रेनिंग होगी, स्टाफ को एक्सपर्ट किया जाएगा, इसके बाद इनसे टेस्ट शुरू हो पाएंगे। दरअसल कर्मचारियों का और कई अधिकारियों का कहना है कि मशीनें लगने के बाद ये उम्मीद थी कि जांचें हो सकेंगी, परंतु उद्घाटन के बाद इनका ये हश्र हो गया। आप स्वयं ही अंदाजा लगा सकते हैं कि जब सचिवालय में स्थिति है तो जब ये हेल्थ ATM जब ये पहाड़ों में लगेंगी, चारधाम यात्रा मार्ग पर लगेंगी, तो इसकी स्थिति क्या होगी। कैमरा सहयोगी अंजीत के साथ सुदीप जैन, न्यूज़ 1 इंडिया, देहरादून। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।